खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन सप्ताह के पहले दिन यानी कि हर सोमवार को आपके लिए जानकारी लेकर हाजिर होता है इस सप्ताह के कृषि कार्य के बारे में कि हमारे किसान भाइयों को इस सप्ताह में कौन कौन से कृषि कार्य करने चाहिए और साथ ही साथ ऐसी कौन सी सावधानी रखनी चाहिए जिससे वे अपनी फसलों को रोगों से बचा सकें और अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि कर आमदनी में इजाफा कर सकें। और किसान साथियों, साथ ही साथ कार्यक्रम में आपकी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाता है फोन इन कार्यक्रम के द्वारा। फोन इन कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपको डायल करने हमारे फोन लाइन नंबर जो कि है 270-40-999 और दूसरा हमारा फोन लाइन नंबर है 240-4098। और किसान साथियों, जब भी आप हमें कॉल करें तो जयपुर का एसटीडी कोड 0141 लगाना ना भूलें और जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी सेट की आवाज़ को थोड़ा सा कम रखें ताकि हम आपको स्पष्ट रूप से सुन पाएँ और आपकी समस्याओं का तत्काल समाधान कर पाएँ। किसान साथियों, आज इन तमाम बातों पर आपको जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के विशेषज्ञ राजेंद्र सिंह खीचड़ जी। सर, आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी किसान साथियों को और आपको। सर, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है और ऐसे समय में हमारे किसान साथियों को फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान पाले से होता है, तो हमारे किसान भाई पाले से अपनी फसलों की बचाव और सुरक्षा किस प्रकार कर सकते हैं? जी, क्योंकि अभी पूरे राजस्थान में एक तरह से शीतलहर का टाइम है और जब तापक्रम कम जाता है तो निश्चित रूप से जानवरों और हम मानव के साथ साथ फसलों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। और इस वक्त टेम्परेचर कम है, इसके बचाव के लिए 2-3 बातें जो खास करके हर किसान भाई को ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है, अगर आपकी फसल कैश क्रॉप है, नकदी फसल है और थोड़े क्षेत्र में है तो आप ऐसा कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो हवा आती है या ठंड आती है वो उत्तरी और पश्चिमी साइड से आती है। तो छोटा एरिया है तो उसमें अपन टाटियाँ लगा सकते हैं या पॉलीथीन लगा सकते हैं या किसी तरह की एक अवरोध पैदा कर सकते हैं कि उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र से हवा नहीं आए। ये है खास करके नकदी फसलें और थोड़ा एरिया। लेकिन जैसे गेहूँ, जो आपकी सरसों, मटर बहुत लंबे चौड़े एरिया में है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये खास बात है। जब भी हमें महसूस हो, चूँकि अभी इस वक्त तापक्रम कम चल रहा है तो हमें महसूस हो रहा है कि कभी भी पाला पड़ सकता है, तो एक बार हल्की सिंचाई ज़रूर दी रखें अपनी फसल को। तो सबसे जो खास बात ध्यान रखने वाली है, हल्की सिंचाई देंगे फसल में तो निश्चित रूप से उसका एरिया का थोड़ा सा तापक्रम 0 डिग्री या इससे ऊपर रहेगा तो हमारी फसल में बचाव होगा। दूसरी बात, अगर सिंचाई अपन फुहारे से करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पाले का टाइम सुबह 3-4 बजे या 5 बजे के आसपास बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो जिस वक्त पाले का टाइम हो तो उस वक्त, क्योंकि आप किसान साथियों ने देखा होगा कई बार बूंदें भी सीधी पत्ती पे आके और जम जाती हैं और उसका प्रभाव पड़ता है। तो उस वक्त थोड़ा सा अवॉइड करें सिंचन। शाम के टाइम कर सकते हैं, सुबह के टाइम कर सकते हैं, वो थोड़ा सा टाइम बचाव करें। इसके साथ जो प्रोफाइलेक्टिक बोलते हैं, एडवांस में क्या करना चाहिए, अभी अपने को लगे अगले 15 दिन तक अपने को इसकी संभावना है पाले की, तो गंधक पाउडर आता है, वेटेबल पाउडर, पानी में घुलनशील गंधक का पाउडर आता है, वो 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अपन घोल बना लें और फसल में पूरी तरह से उसका छिड़काव कर दें। सब पत्तियों पे अच्छी तरह से छिड़काव होगा तो हमारी फसलों में काफ़ी हद तक इसकी संभावना रहेगी कि उसका पाले का असर नहीं पड़े। और चने और सरसों जैसी फसल में तो उसमें उसका जो पोषक तत्व है उसका भी फायदा होगा। तो ये विशेष बात ध्यान रखने वाली है। जी सर। और अगर अपने को आगे भी दिखे तो 15 दिन बाद में इसका स्प्रे दोबारा भी कर सकते हैं। और लास्ट बात, दीर्घकालीन जो इसका उपाय है वो ये है कि हमें हमेशा खेत के उत्तर साइड में और पश्चिम साइड में बड़े बड़े पेड़ इस तरह के रखने चाहिए कि जिससे वो हवा के लिए अवरोध का काम करें और हमारे पूरे खेत को उसका बचाव कर सकें। जी सर, अभी हमारे एक किसान भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं कि क्या उनकी समस्या है। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? जी सर, क्या सवाल है आपका, क्या समस्या है? हमारे खेती है 7-8 बीघा है। हेलो
जालौर में सर अनार की खेती करना चाहते हैं तो क्या कौन कौन सी किस्में हैं सर? अनार की खेती करना चाहते हैं जी। जालौर में? जी, हाँ ये नाम आ गया ना अभी उसमें, टीम में नाम आ गया ना सर। जी सर। क्या आपकी आवाज़ क्या समस्या है या पूछना अनार की खेती? सर ये देखिएगा, हाँ, अनार की खेती करना चाहते हैं जालौर में, जी। तो कौन कौन सी किस्में हैं? देखिएगा, अनार या किसी भी फलोद्यान की खेती करनी है तो हमारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन है उद्यान विभाग द्वारा संचालित, और कोई भी किसान अनार की खेती या दूसरे फल की खेती करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन है राज किसान साथी पोर्टल के ऊपर, उस पर करें। उसके बाद में जो आपको आपके क्षेत्र में मान लीजिएगा भगवा वैरायटी आपको चाहिए या कोई सी भी वैरायटी चाहिए, उस किस्म के पौधे विभाग के माध्यम से भी आप ले सकते हैं, या एक्रीडेटेड नर्सरी है कोई भी, उससे भी ये पौधे ले सकते हैं। ये पौधे कटिंग से तैयार किए हुए भी हो सकते हैं या फिर आपके टिश्यू कल्चर वाले भी हो सकते हैं। और ये पौधे लगाने से लेके और बड़े होते 3 साल तक इसमें राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत आपको अनुदान दिया जाता है। और अगर वैसे इसके लिए ज़रूरी ये भी है कि अनार की खेती शुरू करने से पहले आपको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाना चाहिए अनिवार्य रूप से, तो उसके ऊपर भी 50% से लेकर 70% तक अनुदान की व्यवस्था है, और उसके लिए भी आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर करना है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप जब भी लगाएं अनार की खेती शुरू करना चाहते हैं, सबसे पहले माइक्रो इरिगेशन लगाएं, ड्रिप सिस्टम, उसके बाद में आप अनार की बुआई, तो 2 समय होते हैं बुआई के, फरवरी और मार्च में बुआई कर सकते हैं, जुलाई अगस्त में बुआई कर सकते हैं। ये 2 समय आपके बुआई के हैं। जी सर। अब हम आपसे और हमारे किसान भाई ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त में मोटे मोटे तौर पर इस सप्ताह में हमारे किसान भाइयों को रबी फसलों में, सब्जियों में और फलों के लिए कौन कौन से कार्य करने चाहिए, हमारे किसान भाइयों को बताइए। जी, देखिएगा, सबसे पहले तो अपन बात ये कर रहे हैं कि ज़्यादातर रबी की फसलों की बुआई हो चुकी है, इसलिए उसके बाद में खड़ी फसल में अपने प्रबंधन की ज़्यादा ज़रूरत है। सिर्फ कोई काश्तकार की पहले अगर खाली नहीं हुई थी फसल और बहुत देरी से कोई बोना चाहता है, तो सिर्फ बहुत कम समय बचा है गेहूं या जौ का, जो अगर अब भी खेत खाली हुआ है तो जो पिछेती जो वैरायटीज़ हैं किस्में हैं वो काम में लेके गेहूं की बुआई करी जा सकती है। जैसे 3777 वैरायटी है, राज 3777 गेहूं की है। और ये इसके अलावा काश्तकारों ने पहले से बुआई कर रखी है, तो गेहूं की फसल में, जौ की फसल में पहली सिंचाई है वो 21 दिन पर, माने 21 से 22 या 23 दिन के बुआई के बाद में अपने को उसमें सिंचाई करनी है, जिससे कि उसकी फर्स्ट जो क्रांतिक अवस्था है वो पूरी हो सके। इसके अलावा अगर सरसों पहले बोई हुई है तो दूसरी सिंचाई का टाइम आ गया, 70-80 दिन पे सरसों में दूसरी सिंचाई करनी है। किसी प्रकार की खरपतवार, वैसे काश्तकारों ने क्योंकि शुरुआत में ही खरपतवार नियंत्रण कर लिया है, लेकिन किसी में देरी से करना तो खरपतवार का नियंत्रण करें। ये मोटे रूप से अपनी फसलें हैं, इसमें ध्यान रखने की बात है। और जो सब्जियां हैं उनमें खास करके टमाटर है, बैंगन है या मिर्ची है, इसमें कई बार इस समय में फली छेदक का प्रकोप रहता है, और उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि फली छेदक का प्रकोप नहीं आए उसके लिए पहले NPV का एक स्प्रे कर दें। NPV 125 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना के कर दें। अगले 15 दिन बाद में BT होती है, बेसिलस थुरेंजेंसिस, इसका करीब 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। और तीसरा छिड़काव है वो मेलाथियन का करना चाहिए, 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल के। तो इस तरह का अपन रेगुलर रखेंगे तो किसी प्रकार के जो कीड़े हैं, खास करके जो फली छेदक कीड़े हैं, उनका प्रकोप नहीं रहेगा। ये मटर में भी किया जा सकता है जी। आगे जो रबी के बाद में जब ग्रीष्मकालीन सब्जियां हैं उसकी पौध वगैरह तैयार करने का भी अभी उचित समय है। टमाटर हो चाहे दूसरी, खास करके कुछ लोग अगेती तरबूज या खरबूज लेते हैं, तो उसकी भी पौध तैयार करके, और लो टनल्स में अभी बुआई का एक अनुकूल समय है, तो जल्दी फलन आ जाता है और अच्छा उसमें भाव मिलता है। जी जी सर।
अब जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने हमारे किसान साथियों को कहा कि आज कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में भी। तो अब हमारे किसान भाइयों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में भी सर थोड़ा सा अवगत कराइए। जी, देखिएगा, एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमारे कई प्रकार की परेशानी आती हैं, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, तो या कई बार बहुत जोर की बीमारी या कीड़ों का प्रकोप आ जाता है। तो इन सब से बचने के लिए प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना है और 17 अधिसूचित फसलें हैं और अलग अलग जिलों में अलग अलग अधिसूचित फसलें हैं और करीब 7 कंपनियां अलग अलग जिलों में काम करती हैं इसके बीमा का प्रीमियम राशि और ये खरीफ, रबी और उद्यानिकी फसलों के लिए अलग अलग है। लेकिन मेरा जो किसान साथियों से आज आग्रह है, रबी की फसलों का जो अंतिम दिवस है जब तक अपन बीमा करवा सकते हैं वो इसी महीने की 31 तारीख है। दूसरी बात, फसल बीमा का जो वैन है सारे गांव में घूम रहे हैं और पूरी जानकारी दे रहे हैं आपके क्षेत्र में कौन सी फसलें हैं, क्या प्रीमियम रहेगा और आपको किस तरह से इसके लिए अप्लाई करना है। ऋणी और अऋणी काश्तकार है जिसने लोन लिया है वो सीधे ही बैंक के थ्रू कर सकते हैं। अऋणी काश्तकार हैं, ऋणी के लिए सबके लिए ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। कोई करवाना चाहें तो बहुत ठीक है, नहीं करवाना चाहें तो वो लिख के दे सकते हैं। और वो लिख के कोई नहीं करवाना चाहता है तो वो 7 दिन पहले यानी 24 तारीख तक ये दे दें कि मेरे को फसल बीमा नहीं करवाना है, प्रीमियम राशि नहीं कटवानी है। और विशेष बात, अभी जैसे अब तक किसी ने बीमा का आवेदन कर दिया है और फसल का परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो काश्तकार 31 तारीख से 2 दिन पहले यानी कि 29 तारीख तक लिखित में देके अपनी फसल का नाम भी चेंज करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं फसल बीमा में। और ख़ास बात काश्तकार को ये भी ध्यान रखनी है, वैसे तो हमें ये आशा करनी चाहिए कि बहुत अच्छी फसल हो और अच्छा मौसम हो, सारी चीज़ें अच्छी हों और अच्छा प्रोडक्शन हो। फिर भी किसी तरह की समस्या आ जाती है और अपनी फसल पे सीधे से कोई नुकसान होता है तो तुरंत कृषि विभाग या कृषि विभाग में संबंधित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि रहते हैं, उनको सूचित करना चाहिए। ये माना जाता है कि 72 घंटे के अंतर हमने को सूचना देनी चाहिए कि इस अमुक वजह से फसल को नुकसान हुआ है। जी सर, हमारे किसान भाइयों को फसल बीमा योजना के बारे में हम और जानकारी देंगे। अभी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं किसान भाई। हेलो। हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी जैसा राम जी, क्या समस्या है बताइए। जी, इसबगोल की बुआई का वैसे जनरली 15 दिसंबर से पहले बुआई कर देते हैं, लेकिन आपका खेत बहुत देरी से खाली हुआ है तो भले ही देरी के रूप में अब बुआई कर सकते हैं। हम सजेस्ट नहीं करते, जनरली रबी की फसलें 15 दिसंबर तक सब बुआई हो जाती है। लेकिन मान लीजिएगा आपको बाद में कनेक्शन हुआ है, बाद में पानी की व्यवस्था हुई है, बाद में आपका खेत खाली हुआ है, तो उस केस में इसबगोल में थोड़ी सी जगह रहती है कि अब भी कर दें। लेकिन 2-3 दिन यानी कि 30-25 दिसंबर है, इससे ज़्यादा अपने को आगे जाने नहीं चाहिए। जी सर। सर, अब हमारे किसान भाइयों को आप ये जानकारी दीजिए क्योंकि किसान भाई आने वाले समय में नई सब्जियों की बुवाई करने वाले हैं, तो आधुनिक तरीके और नई पद्धति क्या है, हमारे किसान भाइयों को जानकारी दीजिए सब्जियों की बुवाई के लिए आने वाले समय के लिए। जी, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपने पारंपरिक फसलों के साथ साथ में ज़्यादा आमदनी प्राप्त करने का जरिया है या तो सब्जियां लेवें या फलोद्यान के माध्यम से अपन ले सकते हैं। तो निश्चित रूप से अपने पूरे खेत में से एक पार्ट इस चीज़ के लिए ज़रूर रखना चाहिए और उसके लिए अपने को ये ज़रूरी है कि हमें पता हो कि कौन कौन सी तकनीक अपन आधुनिक खेती के साथ में जोड़नी है। सबसे पहली तकनीक तो मैंने शुरुआत में बात करी थी कि कोई भी फसल लेना चाहते हैं, फलोद्यान लेवें या चाहे सब्जियों की फसल लेवें, हमें सबसे पहले सिंचाई प्रबंधन के लिए जोर देना है और वो सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से होनी चाहिए। यानी कि अधिकांश इन फसलों में ड्रिप सिंचाई के माध्यम से आपको सिंचाई करनी है और वो सिस्टम आपको फसल शुरू करने से पहले ही लगा लेना है। या कुछ फसलों में मिनी स्प्रिंकलर या स्प्रिंकलर का भी काम कर सकते हैं और ये उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजना है जिसमें आप अप्लाई करके इसका कभी भी फ़ायदा ले सकते हैं। दूसरा, जो सब्जियों के लिए जैसे मैंने बताया अगेती फसलें करनी है, ये बहुत यथोचित समय है
कि इस दौरान आपने जो अगेती फसलें खास करके तरबूज और खरबूज की, जिसमें जनरली लोग फरवरी मार्च के बाद में बुआई करते हैं, अभी पॉली हाउस में पौध तैयार करवा सकते हैं। पौध सीधे ही आप अपने खेत में लगा के लोट टनल है, यानी कि एक प्लास्टिक की टनल बनाते हैं, उसके नीचे उसको लगा सकते हैं, तो जिससे पाले का असर भी नहीं होता है, कम तापक्रम का भी असर नहीं होता है, उसकी बढ़वार शुरू हो जाती है और फरवरी में आते आते उसके फल फूल लगने चालू हो जाते हैं। फरवरी मार्च में जो इस तरह की फसल आती है अगेती फसल, उसमें बहुत अच्छे भाव मिलते हैं। इसके अलावा किसान साथी हैं, वो थोड़ा एरिया है तो उसमें पॉली हाउस, शेडनेट हाउस या इस तरह की टेक्निक है जो अत्याधुनिक तकनीक है, जिसमें एक ही साल में बहुत सारी फसल का लोड एक थोड़े से एरिया में ले सकते हैं। हालांकि इसमें शुरुआती खर्चा काफ़ी ज़्यादा आता है, लेकिन उसके लिए भी उद्यान विभाग की योजनाएं हैं, उसमें उनको अनुदान का व्यवस्था है। तो इसके लिए भी इस तरह की चीज़ें भी वो ले सकते हैं। जी सर, जैसा आपने देखा कि अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे किसान भाइयों को जागरूक किया जीरो बजट प्राकृतिक खेती के बारे में, तो आप हमारे किसान भाइयों को जीरो बजट प्राकृतिक खेती के बारे में कुछ बताइए थोड़ा सा। देखिएगा, अपन आधुनिक खेती और आधुनिक तौर तरीकों की बहुत बात करते हैं, लेकिन पारंपरिक रूप से पुराने ज़माने में हम एक खेती की ऐसी व्यवस्था थी जो नए पर्यावरण को प्रभावित करती थी, नए किसान के ऊपर बड़े बड़े आदान डालने के लिए खर्चा आता था और समग्र रूप से पूरे खेत का और मृदा का विकास होता। उसके लिए काश्तकार अपने खेत में ही एक, जैसे इसमें जो कॉन्सेप्ट है, 1 एकड़ के लिए एक देसी गाय और पूरे खेत में किसी प्रकार के आदान को बाहर से मंगाने की आवश्यकता नहीं है। उससे जो जीवांश है वो उस गाय का जो है अपशिष्ट गोबर, उसी से पूरे खेत में किया जा सकता है। जीवामृत या बीजामृत के माध्यम से कुछ जो जीवांश है या सूक्ष्म जीव हैं जिसकी ज़रूरत रहती है सदैव प्रभावी जड़ क्षेत्र में, वो अपने खेत में दिए जा सकते हैं। मिनिमम, कम से कम आदान, कम से कम खेत के साथ छेड़छाड़ और प्राकृतिक रूप से प्रोडक्शन। तो इसके लिए वापस से जो आदत डालनी है पारंपरिक खेती के तरीके के हिसाब से, तो निश्चित रूप से फार्मर अपने किसान उसका फ़ायदा ले सकते हैं और कम से कम खर्चे में अच्छा पैदावार ले सकते हैं और वो एक तरह से ऑर्गेनिक प्रोडक्शन होगा। जी सर, समय की थोड़ी कमी को देखते हुए हमारे किसान भाइयों को आपने आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो किसान भाइयों, आज कार्यक्रम में आपने जाना इस सप्ताह के कृषि कार्य के बारे में। अगर आप कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, यह है आपके कोई सुझाव, तो हमें लिख भेजिए। हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। सर, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और ये जानकारी प्राप्त करके हमारे किसान भाई बहुत बहुत लाभान्वित होंगे। कार्यक्रम में पधारने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।